Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज की एक बड़ी खबर यह है कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल्स बेचेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भारत के चुनाव आयोग से भी एक समझौता किया है, जिसके तहत चुनावों के आयोजन को लेकर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। आज इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है और साथ ही वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं, उन्हें लगातार फॉलो करते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। अब आप इसमें खास बात यह है कि अब दूसरे देशों के जो नेता हैं, दूसरे देशों की जो सरकारें हैं, वो भी हमारे देश की सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं को कॉपी कर रही है और उनसे प्रभावित भी है। इसके बाद पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस को शक है कि सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या करने से 4 महीने पहले ही शादी कर ली थी। पुलिस को दोनों के मोबाइल फोन से कुछ चैट्स मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि ये दोनों पहले ही शादी कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिया अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के बाद एक दूसरे लड़के से शादी करने के लिए आखिर तैयार क्यों हुई। और आखिर में आज आपसे भी एक सवाल पूछेंगे, क्या आपका पनीर फ्रेश है? भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने ऐसी 3 कंपनियों को नोटिस भेजा है जिनके खाने पीने की चीज़ों के पैकेट पर फ्रेश, हेल्दी, ऑल नेचुरल और इम्यूनिटी बूस्ट जैसे शब्द लिखे हैं। ये कंपनियां जानबूझकर ऐसी भ्रामक जानकारियां ग्राहकों को दे रही हैं ताकि लोगों में एक भ्रम फैल जाए। आज हम ऐसी ही कंपनियों से आपको सावधान करेंगे। आपके घर में पनीर आता होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये फ्रेश पनीर है, लेकिन वो पनीर फ्रेश नहीं है। सिर्फ फ्रेश लिख देने से कोई चीज़ ताज़ी और फ्रेश नहीं होती। लेकिन सबसे पहले आप आज सुबह की ये तस्वीर देखिए, जब केरलम के वायनाड शहर में ज़बरदस्त बारिश के बीच एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। आज सुबह 11:15 बजे अचानक पहाड़ से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ तेजी से नीचे की तरफ खिसकने लगा। इसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इस मलबे के रास्ते में जो कुछ भी आया, चाहे वो पेड़ पौधे हों, घर हों, बिल्डिंग हो, बस हो या फिर ट्रक हो, ये सबको अपने साथ किसी खिलौने की तरह बहाकर ले गया। ये दुर्घटना उस जगह पर हुई जहां लगभग 8 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है और इसी टनल से निकाली गई मिट्टी को, मलबे को बाहर जमा किया गया था और लगातार बारिश की वजह से यही मिट्टी खिसक गई। अब तक इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग अब भी लापता हैं और इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ ने लोगों को वहां से बचाने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके का नक्शा बदल गया। ये पूरा इलाका मिट्टी और मलबे से ढक चुका है और इस तस्वीर की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। लोग इन तस्वीरों को जब देख रहे हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है।
वायनाड की ये तस्वीरें इसलिए भी डराने वाली हैं क्योंकि लगभग 2 वर्ष पहले 2024 में इसी जुलाई के महीने में वायनाड में एक लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर वायनाड में बार बार इस प्रकार के लैंडस्लाइड क्यों होते हैं। तो अगर आप मानचित्र पर देखेंगे, इसरो के लैंडस्लाइड एटलस के मुताबिक वायनाड सहित केरलम का लगभग 52% इलाका ऐसा है जहां लैंडस्लाइड्स का खतरा हमेशा बना रहता है, सबसे ज्यादा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये वो इलाका है। वायनाड की लगभग 51% जमीन पर पहाड़ी ढलान मौजूद है और जब यहां लगातार तेज बारिश होती है तो मिट्टी पूरी तरह से पानी से भर जाती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरी ढलान नीचे खिसकने लगती है और लैंडस्लाइड होता है। वायनाड में लैंडस्लाइड कोई संयोग नहीं है, बल्कि यहां की भौगोलिक बनावट और लगातार होने वाली भारी बारिश का ही एक नतीजा है। और आज लैंडस्लाइड होने के बाद मौसम विभाग ने वायनाड में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। इसका मतलब यह है कि इस समय भी वहां पर खतरा बना हुआ है। यह तो वायनाड की तस्वीर आपने देखी। भारी बारिश की वजह से यह लैंडस्लाइड यहां पर हुआ, लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर में भी बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में बहुत नुकसान हुआ है। एक दिन पहले किश्तवाड़ में आई फ्लैश फ्लड का सबसे ज्यादा असर क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर पड़ा। यह प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी, चट्टानें और सैकड़ों टन मलबा लेकर आगे बढ़ा, जिससे कई बड़े बड़े ट्रक्स, हैवी इक्विपमेंट और बहुत सारे मकान मलबे में दब गए या इससे प्रभावित हुए। कुछ गाड़ियां तो पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दब गईं, जबकि कई वाहनों को मलबा अपने साथ बहा कर ले गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बारिश के बाद बादल फटने की वजह से तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से नीचे आ गए, जिससे कई घर नष्ट हो गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एक साथ सक्रिय होने की वजह से कम समय में हुई बहुत ज़्यादा बारिश इसका एक बड़ा कारण है। तो बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है और बहुत कम समय में ये बारिश हुई है। इससे पहले अगस्त 2025 में भी किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद हुई दुर्घटना में 62 लोग मारे गए थे। यानी लगभग एक साल में ही यहां दूसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। अब आप तस्वीर देखिए। भारी बारिश के कारण बहुत ही पानी बह रहा है ऊपर से, बहुत पानी बह रहा है ऊपर से। ये देखिए, ये मंदिर है प्रेमनगर में, मंदिर के साथ भी है ये प्रेमनगर है। ये जो देखिए रोड बिल्कुल यहाँ पे बंद हो चुका है, यहाँ से तो बिल्कुल हमारा देश भी बड़ा अजीब है। जब हमारे देश में बारिश नहीं आती तब भी लोग शिकायत करते हैं कि बारिश नहीं आ रही, बारिश कम हो रही है। उसका अपना एक नुकसान है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, फिर गर्मी की वजह से लोग मरते हैं और देश का बड़ा नुकसान होता है अगर बारिश ना आए। और जब बारिश आती है तो ऐसी आती है कि वो अपने साथ इस तरह की तबाही लेकर आती है। अब जब बारिश इस प्रकार की आती है तो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है और कई बार हमारे ही देश में एक लॉबी है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सवाल उठाने लगती है।
इसलिए अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हमारे ही देश में एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा है जिसे ना तो हमारा देश पसंद है और ना ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इकोसिस्टम में विपक्षी दलों के नेता हैं, पत्रकार हैं और बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कोविड में लॉकडाउन का विरोध करते हैं, हमारी स्वदेशी कोविड वैक्सीन का मजाक उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मिशन चंद्रयान का मजाक उड़ाया। जब हमने अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस बनाया तो इसी लॉबी ने तेजस की आलोचना शुरू कर दी। ये इकोसिस्टम हमारे देश के चुनावों पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई और यहाँ तक कि पूरे भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल उठाता है। अब इसी लॉबी ने एक नया काम शुरू किया है और वो है भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बदनाम करने का। आपने नोट किया होगा, जैसे देश में कोई बड़ा एक्सप्रेसवे जब हमारे यहाँ बनता है और हजारों किलोमीटर लंबी सड़क पर अगर किसी एक जगह पर कोई गड्ढा बन जाए तो उसकी तस्वीरें अचानक से वायरल कर दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि देखिए जो सड़कें बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये बड़ा घटिया क्वालिटी का बन रहा है। ये हाल ही में आपने देखा होगा। अब देखिए, सिर्फ 6 दिनों में ही मुंबई में पूरे मॉनसून की लगभग 60% बारिश हो गई। 6 दिन में मॉनसून की 60% बारिश हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। मॉनसून का पूरा सीजन लगभग 4 महीने का होता है, यानी 4 महीने में जो कुल बारिश होनी थी उसका लगभग 60% सिर्फ 6 दिनों में ही हो गया। दुनिया का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की भारी बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारी देश विरोधी इसी लॉबी ने अब यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक का एक हिस्सा पहली बारिश में ही बह गया। हालांकि सिर्फ 24 घंटे के बाद आज इस हिस्से पर ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया, लेकिन यह इकोसिस्टम आज इस बात का जवाब नहीं देगा कि 24 घंटे पहले एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था, वो आज अचानक शुरू कैसे हुआ। असल में मिसिंग लिंक इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का लगभग 13 किलोमीटर लंबा एक नया हिस्सा है। इसकी वजह से मुंबई और पुणे के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर कम हो गई और इसे एक्सप्रेसवे के उस हिस्से को बाईपास करने के लिए बनाया गया है जहां अक्सर लंबा ट्रैफिक जैम लगता था। तो जब यहां पर लंबा ट्रैफिक जैम लगता है, सड़क टूट जाती है, तो हमारे देश की एक लॉबी ऐसी है जो इस पर सवाल उठाती है, बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाती है और जब ये ठीक होकर फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है तब इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। अब आपको पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आज की बड़ी खबर बताते हैं। पुणे पुलिस को सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड के मोबाइल फोन से कुछ चैट्स मिली हैं जिनसे यह पता चलता है कि ये दोनों पहले ही शादी कर चुके थे। यानी सिया और चेतन ने गुपचुप तरीके से बिना किसी को बताए शादी कर ली थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ने यह शादी केतन की हत्या करने से लगभग 4 महीने पहले कर ली थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब केतन की हत्या हुई तब सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली थी। उस समय तक ये दोनों शादीशुदा थे। सिया और चेतन ने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया था जिसमें इनके 2 दोस्त गवाह बने थे। पुणे पुलिस अब उनकी शादी के रिकॉर्ड और उन दोनों दोस्तों के बारे में जांच शुरू कर रही है। उन्हें पता करने की कोशिश कर रही है कि वो दोनों दोस्त कौन थे जो इनकी शादी में गवाह बने थे। इसी साल फरवरी में सिया और केतन अग्रवाल की सगाई हुई थी और सगाई के लगभग 4 महीने के बाद 18 जून को सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। अब ऐसा कहा गया है कि केतन से सगाई के बाद सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन से शादी की होगी। दोनों आरोपियों ने केतन की हत्या से पहले अपने मोबाइल फोन के सारे चैट्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए सिया केतन की हत्या के बाद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, लगातार शोक मना रही थी, दुनिया को यह दिखा रही थी कि वो बहुत सदमे में है और केतन के मारे जाने का उसे बहुत दुख है। अब पुलिस उनके मोबाइल फोन से डिलीट किए गए सभी मैसेजेस को, सभी चैट्स को रिकवर कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि दोनों आरोपियों ने शादी की बात अपने परिवार से छिपाई थी या फिर इनके परिवार को यह बात पहले से पता थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या दोनों ने वास्तव में शादी की भी थी या नहीं
और अगर की थी तो क्या वो शादी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड थी, कहां थी, अब इस बात की जांच चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिया अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के बाद एक दूसरे लड़के से शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई और लगातार उस लड़के के साथ उस रिश्ते में क्यों थी। अब पुलिस इस मामले से जुड़े डिजिटल सबूतों को इकट्ठा कर रही है और उन सभी की जांच कर रही है। आप कल्पना कीजिए कि 20 साल की सिया और 22 साल के चेतन के दिमाग में आखिर क्या क्या चल रहा था। चेतन सिया का बॉयफ्रेंड था, इसके बावजूद सिया ने केतन से सगाई कर ली और फिर उसने चेतन से शादी भी कर ली और फिर बाद में दोनों ने केतन की हत्या कर दी। आखिर रिश्तों को लेकर इस पीढ़ी में इन लोगों में इतना कंफ्यूजन क्यों था, यह अपने आप में एक केस स्टडी है। अगर सिया और चेतन ने अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी सी भी ईमानदारी दिखाई होती तो उनका रिश्ता भी बच जाता और केतन अग्रवाल की जान भी बच जाती। इस समय बहुत सारे लोग इस मामले में सिया के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। ये तर्क दे रहे हैं कि सिया पर शायद पारिवारिक दबाव रहा होगा, क्योंकि हमारा समाज है ही ऐसा, इसलिए वो केतन से शादी के लिए इनकार नहीं कर पाई। समाज का दबाव है, परिवार का दबाव है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सिया पर पारिवारिक दबाव था तो भी उसने फिर चेतन से शादी क्यों की। अब हम आपको लेकर चलते हैं इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इंडोनेशिया में हैं और दोनों देशों के बीच अभी कुल मिलाकर 14 समझौते और एमओयूज हुए हैं। अब भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल्स और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल बेचेगा। इंडोनेशिया से पहले फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीद चुका है, जबकि वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदने वाला है। अगर आप मानचित्र पर देखें तो ये तीनों देश दक्षिण चीन सागर या उसके आसपास स्थित हैं और ये सभी देश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के सदस्य हैं। आज भारत इन तीनों देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर एक प्रकार से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत की एक ब्रह्मोस बेल्ट बना रहा है, जो तीनों देशों को एक साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स के जरिए ताकतवर बनाएगी। ये तीनों देश चीन से बड़े परेशान रहते हैं। खास तौर पर फिलीपींस और वियतनाम के साथ चीन का समुद्री सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है। आज जिस तरह चीन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को हथियार बेचता है और पाकिस्तान को हमारे ही खिलाफ शक्तिशाली बना रहा है, उसी तरह भारत भी अब चीन के पड़ोसी देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया में भारत के हथियारों की ताकत को दिखाया था। आज यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राजील और चिली जैसे कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदना चाहते हैं। एक ब्रह्मोस मिसाइल की अनुमानित कीमत लगभग 32 करोड़ रुपए है और यह भारत के लिए और हर भारतीय के लिए एक बहुत फख्र की बात है कि अब भारत हथियारों का सप्लायर बन रहा है। अब भारत हथियारों को निर्यात कर रहा है। अब दूसरे देश भारत से हथियार खरीदने के लिए आ रहे हैं और हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, ऐसे हथियार हैं जो इन देशों को इनकी रक्षा के लिए बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आज इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। अब आप इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की पूरी तस्वीरें देखिए। संजय
इस यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ज़्यादातर समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे और आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के बड़े प्रशंसक हैं, उन्हें लगातार फॉलो करते हैं और वो उनकी योजनाओं को भी अपनाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के स्टाइल से वो काफ़ी प्रभावित हैं। Want to admit, Your Excellency, I follow your career and I copy many of your programs. I don't mind admitting. And yet, India has achieved many progress. So I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. And it's proving to be successful for us. So thank you very much, Mr. President. I'm very happy there's no copyright to all your programs. प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक बड़ा मजाक में एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को बेझिझक अपना सकते हैं और उन्होंने ये सुनिश्चित किया उन्हें कि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो भारत की योजनाओं को कॉपी भी करेंगे तो उन्हें कॉपीराइट का कोई क्लेम झेलना नहीं पड़ेगा। मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं और कल तारीख क्या है? तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है और राष्ट्रपति जी मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ सबका विकास यही हमारा मंत्र है। तो देखिए यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि इंडोनेशिया जैसा देश, इंडोनेशिया कोई छोटा देश नहीं है, इंडोनेशिया एक बड़ा देश है और इंडोनेशिया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप ये नई तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों में आप देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे जाएगा। ये तस्वीर दिखाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि इंडोनेशिया एक बड़ा देश है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ये कहना कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत करीब से फॉलो करते हैं, उनके काम करने के स्टाइल से वो बड़े प्रभावित हैं और वो मोदी सरकार की ये जो योजनाएं हैं उन्हें भी कॉपी करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, अभी तक वो भारत के बारे में कहा करते थे ये कि भारत में सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। अब ये जो नारा है ये इंटरनेशनल हो गया है, ये ग्लोबल हो गया है। मतलब भारत जैसे जो देश हैं वो अब दूसरे देशों का साथ लेकर उनका भी विकास कर सकते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है जब कोई देश ये कहता है कि हम भारत सरकार की योजनाओं से प्रभावित हैं और हम भी वैसी योजनाएं अपने यहाँ पर चलाना चाहते हैं। ये बताता है कि भारत में जो प्रशासन की नई नई योजनाएं चल रही हैं, जो हमारे सरकार की नई नीतियां हैं, उन पर दूसरे देशों की भी नज़र है
और दूसरे जो देश हैं वो भी भारत की तरह इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स अपने यहाँ पर लाना चाहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, ये सारी जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं ये तो सिर्फ वोट पाने का एक तरीका है। लेकिन आप देखिए, जब दूसरे देश इसे देखते हैं अपनी नज़र से तो उन्हें लगता है कि इन स्कीम्स के ज़रिए वो अपने देश के लोगों का भला कर सकते हैं, अपने देश में जो गरीबी है उसे हटा सकते हैं, कैसे अपने देश के लोगों को वो सशक्त बना सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दो नेता जब आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं और वो कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप निश्चित तौर पर हमारी इन स्कीम्स को कॉपी कर सकते हैं और आपको कोई कॉपीराइट नहीं इसका क्लेम मिलेगा, तो अपने आप में देखिए कि कैसी एक प्रकार की जुगलबंदी है। आज भारत ने इंडोनेशिया के साथ एक और बहुत बड़ा समझौता किया है। भारत अब इंडोनेशिया को हथियार तो बेचेगा ही, ब्रह्मोस मिसाइल हम उन्हें बेच रहे हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया मिलकर अब सबांग पोर्ट का विकास और विस्तार भी करेंगे। ये जो पोर्ट है, बंदरगाह, ये मलाक्का स्टेट के प्रवेश द्वार पर स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से से ये सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। यह समझौता अगले कुछ वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया में होने वाले समुद्री व्यापार पर बहुत बड़ा असर डालेगा। कैसे, ये समझिए। इंडोनेशिया भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर है। इंडोनेशिया का जमीनी क्षेत्रफल 19 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि उसका समुद्री क्षेत्रफल इससे कहीं ज्यादा लगभग 61 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इंडोनेशिया का समुद्री क्षेत्र उसके जमीनी क्षेत्र से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है और यही बात उसे दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत खास बनाती है। अगर मानचित्र पर देखें तो इंडोनेशिया की लोकेशन बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित ये देश मलाक्का और सुंडा जैसे समुद्री रास्तों के बहुत नजदीक है, जहां से ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा समुद्री रास्ता है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। दुनिया का करीब 1/3 व्यापार और समुद्र के रास्ते भेजा जाने वाला लगभग 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। चीन के लिए यह रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाता है। अगर युद्ध हुआ, कोई तनाव पैदा हो गया या किसी दूसरी वजह से यह रास्ता कभी बंद हो जाए, तो चीन में तेल की सप्लाई और उसके व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और यही चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता मानी जाती है। चीन की ये सबसे बड़ी चिंता है, इसीलिए इसे चीन का मलाक्का डायलेमा भी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो चीन की मलाक्का दुविधा आप इसे कह सकते हैं। और अब भारत इसी द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास सबांग पोर्ट का निर्माण करेगा। आपको याद होगा, पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी हिंद महासागर के एक और प्रमुख आइलैंड कंट्री सेशेल्स की यात्रा पर गए थे। अगर सेशेल्स को हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा पर एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, तो इंडोनेशिया को हिंद महासागर की पूर्वी सीमा या पूर्वी प्रवेश द्वार पर आप एक महत्वपूर्ण देश कह सकते हैं। यानी दोनों द्वार जो हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने कवर कर लिया। भारत में जो लोग हमारी चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं चुनाव तो रिग्ड हैं, उन्हें आज इंडोनेशिया के साथ हुए हमारे नए समझौते के बारे में जानना चाहिए। भारत और इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों देश चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे। इसके अलावा चुनाव कराने वाले अधिकारियों को नई ट्रेनिंग दी जाएगी। नई टेक्नोलॉजी को भी दोनों देश शेयर करेंगे और उस पर काम करेंगे। भारत और अमेरिका के बाद इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडोनेशिया में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी रहती है। यहाँ की जनसंख्या 28.5 करोड़ है, जबकि दूसरे नंबर पर मुसलमानों की जनसंख्या में पाकिस्तान आता है, जहाँ की आबादी 25.5 करोड़ है। इंडोनेशिया में 87% आबादी मुस्लिम है, जबकि लगभग 2% आबादी वहाँ पर हिंदू भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन उसकी संस्कृति और भाषा पर संस्कृत का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई देता है और वो आज भी दिखता है। वहाँ की आधिकारिक भाषा, जिसे हम भाषा इंडोनेशिया भाषा कहते हैं, जिसमें लगभग 50% जो शब्द हैं वो संस्कृत से आए हैं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं।
प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण और जातक कथाओं में इंडोनेशिया के द्वीपों का उल्लेख सुवर्ण द्वीप और सुवर्ण भूमि यानी सोने की धरती के रूप में मिलता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि समुद्री और सांस्कृतिक संबंध भी बहुत गहरे रहे हैं और आज भी ओडिशा में बाली यात्रा नाम का प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। ये उन प्राचीन समुद्री यात्राओं की याद में आयोजित होता है जब ओडिशा के व्यापारी और नाविक समुद्र के रास्ते इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा और जावा में व्यापार करने जाते थे। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देशों का बड़ा गहरा जुड़ाव है। भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में इंडोनेशिया से आए कई विद्यार्थी बौद्ध दर्शन की पढ़ाई करते थे। नालंदा के एक शिलालेख के अनुसार पाल वंश के राजा देवपाल ने सुवर्ण द्वीप यानी इंडोनेशिया के महाराजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर इंडोनेशिया के छात्रों के लिए एक बौद्ध विहार बनवाया था और उसके रखरखाव के लिए कई गांव भी दान में दे दिए थे। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक का नाम गरुड़ है और गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। भारत में जैसे सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, वैसे ही इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य का हिंदी में मतलब है अनेकता में एकता और ये भी भारतीय संस्कृति को ही दिखाता है। इसी तरह इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुड़ा इंडोनेशिया है। कुछ समय तक इंडोनेशिया के 20,000 रुपए के नोट पर भी 20,000 की जो उनकी करेंसी है उसके नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर छपी हुई थी। इस नोट के दूसरी तरफ एक क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें शिक्षक और बच्चे पढ़ाई करते नजर आते हैं। इंडोनेशिया में भगवान गणेश को बुद्धि, कला और शिक्षा का देवता माना जाता है। वहाँ रामायण और महाभारत के नाटकों का मंचन होता है। भगवान गणेश की प्रतिमाएं आपको वहाँ मिल जाएंगी और प्रम्बानंद जैसे भव्य हिंदू मंदिर उसकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनमें भी भारत के डीएनए का एक अंश है। Just before I made my state visit to India, I had what is called genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Today at the state banquet in our palace, you know, state banquet, very formal. But I cannot help, my ministers, my generals, they all like to dance. They all like to sing. Maybe most of them have Indian DNA also. तो जब दो देश मिलते हैं समझौते तो करते ही हैं, व्यापार के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब दो देशों का समाज एक दूसरे से मिलता है, दो देशों की संस्कृति, भाषा, कल्चर, वो सब एक दूसरे से मिलता है तो ये देश और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और यही बात आज हम आपको बता रहे हैं इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों के बारे में। अब आपको थोड़ी देर के लिए ईरान लेकर चलते हैं क्योंकि ईरान से ज़बरदस्त तस्वीरें आ रही हैं। आज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर 86 वर्ष के आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा ईरान के एक धार्मिक शहर कोम पहुंच गई। इस अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। इस जुलूस में लोग लाल झंडा लेकर आए थे क्योंकि शिया परंपरा के अनुसार लाल झंडे का मतलब होता है बदला या संघर्ष। अली खामनेई ने इसी शहर में अपनी शुरुआती इस्लामी शिक्षा हासिल की थी और यहाँ के बहुत से लोगों ने इस जुलूस में हिस्सा लेकर उन्हें अपने दिल से श्रद्धांजलि दी। आप तस्वीरें देखते चलिए। अब 8 जुलाई को खामनेई की अंतिम यात्रा ईरान से इराक के नजफ और फिर करबला शहर जाएगी, लेकिन पहले आप आज की तस्वीर देखिए।
خدا نگهدار ای سفره دار روزه های فاطمیه خدا نگهدار. ये भीड़ की तस्वीरें अभी आपने देखी, लाखों लोगों की भीड़ को आप देखिए। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उससे कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने और दुनिया भर के मीडिया ने ईरान के बारे में एक कहानी दुनिया के लोगों के सामने पेश की और कहा कि अली खamenei जो हैं, उनसे ईरान के लोग नफ़रत करते हैं और ईरान के लोग उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ईरान के लोग परेशान हो चुके हैं और बड़ी संख्या में तस्वीरें वहाँ से आती भी थीं कि वहाँ पर हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं जो अली खamenei को सत्ता से हटाना चाहते थे, सत्ता से उन्हें हटाकर नई सत्ता लाना चाहते थे जो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा नर्म, सॉफ्ट हो, आधुनिक हो और कम कट्टरवादी हो। और इसी कहानी के आधार पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया कि अब हम वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाएंगे, वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए हैं और वहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा है और हम सत्ता का परिवर्तन कर देंगे। अब सोचिए, इतने हमले करने के बाद, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, अली खamenei की हत्या करने के बाद अमेरिका को जो मिला वो ये मिला। आज डोनाल्ड ट्रंप जब इन तस्वीरों को देखते होंगे तो वो हैरान रहते होंगे और वो सोचते होंगे कि मेरी कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हुई। उन्हें शायद यही बताया गया था कि अली खamenei तो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, लोग उनसे त्रस्त हैं, लेकिन जब ये हम तस्वीरें देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि अली खamenei तो बहुत लोकप्रिय थे। या फिर आप ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसके बाद ईरान की जो सारी जनता है, ये सब लोग अली खamenei के नाम पर एक बार फिर से एक हो गए। राष्ट्रवाद की जो भावना है वो सत्ता से कहीं ज़्यादा ऊपर आ गई और अब आप देखिए ईरान में लोग कैसे लाखों की संख्या में हुजूम के हुजूम अली खamenei के इस सहानुभूति के साथ, इस लहर के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये तस्वीरें आज उन तमाम पश्चिमी देशों को बड़ा हैरान करती होंगी, डोनाल्ड ट्रंप को हैरान करती होंगी और डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र्स हैं, जो उन्हें सलाह दे रहे थे कि अली खamenei तो अब गए और तब गए और हमारे एक ही हमले के बाद वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ की जनता विद्रोह कर देगी, वो सारे के सारे आकलन बिल्कुल गलत निकले अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो। आप में से बहुत सारे लोग डिकोड देखने के साथ साथ अपना डिनर भी करते होंगे। कुछ लोग अभी डिनर कर रहे होंगे आप में से, कुछ लोग कर चुके होंगे या अभी आप खाना खाने वाले होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आज डिनर की टेबल पर अगर आपने पनीर जैसी कोई हेल्दी चीज़ खाई है तो क्या वो वाकई फ्रेश है? आप में से बहुत सारे लोग पनीर इसलिए खाते होंगे क्योंकि पनीर प्रोटीन का एक स्रोत है, पनीर बहुत हेल्दी माना जाता है, आपके शरीर के लिए अच्छा है और स्वाद भी बहुत होता है। लेकिन ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हमारे देश में हेल्दी, फ्रेश, ज़ीरो शुगर, ज़ीरो मैदा, नो प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल और 100% प्योर के नाम पर सबसे ज़्यादा धोखा आपको दिया जा रहा है। हमारा एक ग्राहक जब जाता है दुकान पर तो उन्हें ये सारे शब्द चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखिए, फ्रेश, रियल, ज़ीरो शुगर, ऑर्गेनिक, प्योर, हेल्दी। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश की 3 कंपनियों को एक नोटिस भेजा है। पहला नोटिस हेरिटेज फूड्स नाम की कंपनी को भेजा है जिसके पनीर के पैकेट पर फ्रेश पनीर और हेल्दी जैसे शब्द लिखे हुए हैं। ये देखिए उनका पनीर जिसमें लिखा है फ्रेश पनीर। तो ये कहते हैं कि हमारा पनीर जो है वो फ्रेश भी है और हेल्दी भी है। फसाई के मुताबिक फ्रेश शब्द सिर्फ उसी फूड प्रोडक्ट पर लिखा जा सकता है जिसकी बहुत ही कम प्रोसेसिंग हुई हो और अगर किसी प्रोसेसिंग की वजह से प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, यानी जब तक आप उसको खाते हैं अगर वो उसकी जो अवधि है वो बढ़ जाती है कि ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होगा, 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा, तो फ्रेश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कंपनियाँ इस फ्रेश शब्द का इस्तेमाल करती हैं कि हमारी ये चीज़ ले लीजिए, ये फ्रेश है, ये ताज़ा है, उनकी पहले से जांच कर लीजिए। अब ऐसी कंपनियों को नोटिस दिया जा रहा है कि भाई आप इतने सारे केमिकल्स डालते हैं,
प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक चलता है, 2 महीने तक चलता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रेश है? ये फ्रेश है ही नहीं। फ्रेश वो चीज़ कहलाएंगी जिनकी प्रोसेसिंग या तो नहीं हुई है या कम से कम हुई है। दूसरा नोटिस ला कासा नाम की एक और कंपनी को भेजा गया है। इस कंपनी के हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड पर ऑल नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक और वीगन लिखा है, और इस पर भी सरकार को आपत्ति है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपने लिख दिया ये ऑल नेचुरल है, आपने ये भी लिख दिया कि ये 100% ऑर्गेनिक है, आपने ये भी लिख दिया कि ये वीगन है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तीसरा नोटिस सिब्जर नाम की कंपनी को भेजा गया है, जिसने अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स जूस कैप्सूल्स को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए। जैसे उसने लिखा कि ये फसाई अप्रूव्ड है, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम ये लिखा है, रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी ये लिखा है। और फसाई का मानना है कि इन सभी कंपनियों के दावे ना तो सही हैं और ना ही ये नियमों के मुताबिक हैं। इसलिए तीनों कंपनियों से 7 दिनों में जवाब मांगा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये तीनों कंपनियां, ये तीनों जो हैं अलग अलग श्रेणी के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनमें एक समानता है, तीनों ही प्रोडक्ट्स जानबूझकर ग्राहकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। पिछले ही महीने फसाई ने 100% वेज या ज़ीरो शुगर जैसे मामले में कई कंपनियों को नोटिस दी थी। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि हम 100% वेज हैं या हम 100% हम हेल्दी हैं, या जो कहते हैं कि हम ज़ीरो शुगर हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने नोटिस दिया है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप ज़ीरो शुगर हो जबकि आपके प्रोडक्ट में शुगर है, किसी और रूप में है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन आजकल लोग पैकेट में बंद खाने को नहीं देखते, बल्कि उसके पैकेट पर क्या लिखा है वो देखकर खरीदते हैं। जैसे किसी दुकान में 2 तरह के पनीर रखे हैं, एक पर सिर्फ पनीर लिखा हो और दूसरे पर फ्रेश पनीर लिखा हो, तो आप किसे खरीदेंगे? ज़्यादातर लोग फ्रेश पनीर को खरीदेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेश शब्द हमारे दिमाग में एक धारणा बनाता है कि ये ज़्यादा ताज़ा, अच्छा और भरोसेमंद है। ठीक यही बात हेल्दी, प्योर, ज़ीरो शुगर, ज़ीरो मैदा और नेचुरल जैसे शब्दों पर लागू होती है। यानी कई बार ग्राहक प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसकी पैकेजिंग पर जो बड़े बड़े शब्द लिखे हैं उन्हें खरीद लेता है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी बिना किसी आधार के अपने सामान को फ्रेश बताती है, हेल्दी बताती है, 100% प्योर बताती है, शुगर फ्री बताती है, तो इससे बाजार में भ्रम फैलता है। आजकल तो कंपनियां इस भ्रम को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ हेल्दी, प्योर या नेचुरल जैसे शब्दों को ट्रेडमार्क ही करवा लेती हैं। मतलब कंपनी के नाम के साथ ही ये शब्द लगा लिए। मान लीजिए किसी कंपनी के पनीर का नाम पहले सिर्फ ABC पनीर था, ये कंपनी का नाम है। अब कंपनी उसका नाम बदलकर ABC फ्रेश पनीर करके रजिस्टर करा लेती है। अब कंपनी का नाम ही ABC फ्रेश पनीर है और ABC फ्रेश को ही अपना ट्रेडमार्क बनवा लेती है। अब आप क्या करेंगे? और कंपनी कहेगी ये तो मेरी कंपनी का ही नाम है, तो मैं तो अपना नाम लिखूंगा ही। अब ABC फ्रेश के नाम के आगे जिस प्रोडक्ट का भी नाम लिखा जाएगा वो लगेगा कि वही फ्रेश है। ABC फ्रेश पनीर हो सकता है, ABC फ्रेश मिल्क हो सकता है, ABC फ्रेश घी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का नाम ही ABC फ्रेश है। और यहीं से भ्रम पैदा होता है, क्योंकि ग्राहक ट्रेडमार्क और क्वालिटी क्लेम के बीच का अंतर समझता नहीं। उसे लगता है कि अगर पैकेट पर फ्रेश लिखा है, हेल्दी लिखा है, प्योर लिखा है, नेचुरल लिखा है, तो वाकई में इसके अंदर जो खाना है वो उसी क्वालिटी का होगा। फूड इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस 2 मॉडल्स पर चलता है। पहला है फैक्ट और दूसरा है परसेप्शन, यानी छवि क्या बनाई गई है, सच्चाई और छवि। फैक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितनी कैलोरीज हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये फैक्ट है। ये सभी बातें लेबोरेटरी टेस्ट से साबित की जा सकती हैं। लेकिन हेल्दी, फ्रेश, प्रीमियम, ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक, प्योर जैसे शब्द जो हैं ये परसेप्शन है, मतलब छवि बनाने के लिए किए जाते हैं और इन्हीं पर सबसे ज़्यादा विवाद होता है। अब किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग ही उसका सबसे बड़ा सेल्समैन है, इसलिए पैकेट पर ताज़े फलों की तस्वीरें लगा दी जाती हैं, हरे भरे खेत दिखाए जाते हैं, मुस्कुराते हुए किसान आपको नज़र आते हैं, दूध की सफ़ेद धार आपको नज़र आती है कि ऐसी तस्वीरें लगाते हैं कि आपका तुरंत उसे खाने का मन करेगा।
और साथ ही बड़े बड़े अक्षरों में प्योर, नेचुरल, हेल्दी, रियल और ऑर्गेनिक जैसे शब्द पैकेट पर लिख देते हैं। हमारे देश में शुद्धता सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। शुद्ध घी, शुद्ध दूध और शुद्ध मसाले जैसे शब्द सुनते ही लोगों को उन पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि हम अपने घर में यही चीज़ें सुनते और करते आए हैं। और इन चीज़ों की जो मार्केटिंग होती है वो इसी भरोसे का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि ग्राहक लैब टेस्ट नहीं करता, वो तो सिर्फ पैकेट पर लिखे शब्द पर भरोसा कर लेता है। आज आपको भी ऐसी गुमराह करने वाली कंपनियों से सावधान रहना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स के खिलाफ आपको भी एक मुहिम चलानी चाहिए। आप अक्सर किसी प्रोडक्ट के फॉन्ट लेबल को जब पढ़ते हैं लेकिन बैक लेबल को नहीं पढ़ते। आप फ्रंट में तो पढ़ लेते हैं कि सामने क्या लिखा है, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ उसी पैकेजिंग में छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा होता है जिसे आप छोड़ देते हैं, और उसी में असली जानकारी लिखी होती है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसमें न्यूट्रिशन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है, ये सब लिखा होता है। इसलिए अगली बार जब आप शॉपिंग करें, कोई सामान खरीद कर लाएं, तो सिर्फ ये मत देखिए कि पैकेट पर बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा है, ये भी देखिए कि पैकेट के पीछे छोटे शब्दों में क्या लिखा हुआ है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दक्षिण कोरिया की एक बड़ी कंपनी सैमसंग, जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, उसके बारे में बताएंगे। सैमसंग की कमाई 19 गुना बढ़ गई, लेकिन फिर भी उसके शेयर 10% तक गिर गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये एक अच्छी केस स्टडी है हमारे मैनेजमेंट के छात्रों के लिए, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। विकसित भारत का विकसित भारत। अपने घर का सपना अब और भी आसान। पीएनबी होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू। ईएमआई सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। विकसित भारत का विकसित भारत। शेयर बाजार में अक्सर ये कहा जाता है एक्सपेक्टेशंस मैटर मोर देन अर्निंग्स, यानी कंपनी की जो कमाई है वो नहीं बल्कि भविष्य का प्रदर्शन कैसा होगा ये मायने रखता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन भविष्य की चिंताओं की वजह से उसके शेयर्स में बहुत गिरावट आ जाती है। ठीक ऐसी ही कहानी दक्षिण कोरिया की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी सैमसंग की है, जिसने आज अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। सबसे पहले ये आंकड़े देखिए। अप्रैल से जून के बीच कंपनी को 5,57,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले लगभग 19 गुना वृद्धि हुई है। 19 गुना। वहीं सैमसंग की आमदनी 10,65,000 करोड़ रुपए इस बार रहने की उम्मीद है। आमदनी में भी 129% की वृद्धि दिखाई दे रही है। इस समय सैमसंग ने शुरुआती नतीजे या अर्निंग्स गाइडेंस जारी किए हैं और 30 जुलाई को विस्तार से ये नतीजे जारी किए जाएंगे। सामान्य तौर पर यही नतीजे रहने की संभावना है। ये तिमाही
कंपनी के इतिहास की सबसे मजबूत तिमाहियों में से एक है। इतने शानदार नतीजों के बाद भी सैमसंग का शेयर 10% तक गिर गया और सैमसंग का मार्केट वैल्यूएशन एक ही दिन में करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए घट गया। आज दक्षिण कोरिया का बाजार भी लगभग 5% टूट गया। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ये मुख्य रूप से 3 तरह की मेमोरी चिप्स बनाती है। पहला है HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये बेहद तेज मेमोरी है जिसका इस्तेमाल AI सर्वर्स और एनवीडिया जैसे AI GPU के साथ होता है। दूसरा है DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब AI कोई काम करता है तो प्रोसेसिंग के दौरान जरूरी डेटा को अस्थायी रूप से इस DRAM में रखता है। और तीसरा है NAND फ्लैश मेमोरी। इसमें AI मॉडल, सॉफ्टवेयर, डेटा और दूसरी फाइल्स लंबे समय तक स्टोर की जाती है। बड़ी बड़ी AI कंपनियां जैसे एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा सैकड़ों नए AI डेटा सेंटर्स इस समय बना रहे हैं। इन डेटा सेंटर्स में बड़ी संख्या में चिप्स की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से सैमसंग को पिछले कई महीनों से रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। चिप्स की मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि इसकी सप्लाई अब कम पड़ गई है दुनिया में और इसका सीधा फायदा मिला है सैमसंग को। DRAM चिप्स की कीमत लगभग 44% और NAND मेमोरी चिप्स की कीमत लगभग 53% बढ़ गई है। यानी सैमसंग ने सिर्फ ज्यादा चिप्स ही नहीं बेचे बल्कि पहले से कहीं ज्यादा कीमत पर बेचे और यही वजह है कि उसका मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जब सैमसंग के नतीजे इतने शानदार थे, मुनाफा 19 गुना बढ़ गया, तो उसके शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? 3 वजहें हैं। पहला, लोगों को डर है कि AI का बूम हमेशा नहीं रहेगा। इस समय सैमसंग की कमाई AI के लिए बनने वाली मेमोरी चिप्स की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन्वेस्टर्स को डर है कि अगर भविष्य में AI पर कंपनियां कम खर्च करने लगेंगी तो सैमसंग की कमाई भी कम हो जाएगी। दूसरा, बाजार भविष्य देखता है, सिर्फ आज की कमाई नहीं। सैमसंग ने इस बार बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन शेयर बाजार सोचता है कि क्या अगली बार भी सैमसंग इतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर भविष्य को लेकर थोड़ा भी डर हो तो शेयर गिर सकता है और AI की वजह से यही डर अब दुनिया भर में बढ़ रहा है कि कहीं AI कोई बबल तो नहीं है। आज सभी लोग AI की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर AI में भी ऐसा ही निकला कि बबल की तरह है तो सबसे ज़्यादा नुकसान सैमसंग जैसी कंपनियों को होगा। और तीसरी बात, कई इन्वेस्टर्स ने मुनाफा निकाल लिया है, यानी प्रॉफिट बुकिंग की है। सैमसंग का शेयर पिछले 6 महीनों में लगभग 110% तक बढ़ चुका है। अब जब सैमसंग ने काफ़ी अच्छे नतीजे दिए तो कई इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अब हमारा फ़ायदा तो हो गया, अब शेयर बेच देते हैं। जब बहुत सारे लोग एक साथ शेयर बेचते हैं तो शेयर की कीमत बाजार में गिर जाती है और ऐसा ही सैमसंग के साथ हुआ। सैमसंग को लेकर सबसे बड़ी चिंता उसके चिप बिजनेस और पूरे AI सेक्टर को लेकर है। आज माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और मेटा अरबों डॉलर के AI डेटा सेंटर्स पर अरबों डॉलर्स जो है इन पर खर्च कर रहे हैं। सबको AI डेटा सेंटर्स बनाने हैं, लेकिन अगर इन कंपनियों को AI से उतनी आमदनी नहीं हो रही जितने की उम्मीद थी तो वो नए डेटा सेंटर्स बनाना कम कर देंगी। ऐसे में सैमसंग को ऑर्डर्स मिलने कम हो जाएंगे। और आज सैमसंग के अलावा दक्षिण कोरिया की एक और बड़ी कंपनी SK हाइनिक्स और अमेरिका की कंपनी माइक्रोन नए प्लांट लगाकर लगातार अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। अगर सभी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज बनाने लगेंगी, मेमोरी चिप्स, और मांग उतनी तेजी से ना बढ़ी तो फिर कीमतें गिरेंगी और मुनाफा भी घटेगा। और मेमोरी जो चिप है, मेमोरी चिप इंडस्ट्री हमेशा से बहुत साइक्लिकल रही है, यानी पहले बूम आता है, फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, उसके बाद उत्पादन अचानक से बढ़ जाता है और फिर कीमतें गिरने लगती हैं और आखिर में मुनाफा घट जाता है। आज कुछ इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है। उनका मानना है कि क्या AI कंपनियां उतना पैसा वापस कमा पाएंगी जितना इन पर निवेश किया जा रहा है? ये क्वेश्चनेबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो डेटा सेंटर्स में निवेश घट सकता है, चिप कंपनियों की मांग कम हो जाएगी और सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी गिरावट आएगी। पिछले महीने अमेरिकी शेयर बाजार में AI और सेमीकंडक्टर शेयरों में तेज बिक्री देखने को मिली थी। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने 6 जुलाई को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इन्वेस्टर्स अब सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनियों से निकलकर AI हाइपर स्केलर्स जैसे अल्फाबेट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा में निवेश कर सकते हैं आने वाले समय में। आज जिस तरह AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर्ज लेकर भारी खर्चा किया जा रहा है और सेमीकंडक्टर कंपनियों को महंगी वैल्यूएशन दी जा रही है, उससे AI के पूरे सेक्टर में एक बबल की आशंका बढ़ रही है। और यही कारण है
कि पैसे तो अभी आ रहे हैं, लेकिन कितने दिनों तक आएंगे, ये वैल्यूएशन कितने दिन तक रहेगी, ये कहना अभी भी मुश्किल है। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और पैसा अगर जेब में हो तो वो सबसे बड़ी ताकत है, और पैसा अगर दिमाग में हो तो वो सबसे बड़ी कमजोरी है। नमस्कार। देगी मिर्च का तड़का।